नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, क्या आप घूमने फिरने के शौकीन हैं? अधिकतर लोगों का जवाब हाँ होगा, लेकिन मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। दरअसल हम जब अपने दोस्तों या फैमिली के साथ ट्रिप पर जाते हैं, हम उसमें इतने खो जाते हैं क्योंकि हमें उस 7 से 8 दिनों में ही अपनी पूरी जिंदगी जीनी होती है। और इसी एक्साइटमेंट में हम ये भूल जाते हैं कि जिस ठेले पर खड़े होकर हम चाट खा रहे हैं और जिस होटल में बैठकर हम खाना खा रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल को सही तरीके से साफ किया गया भी है या नहीं। लेकिन हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन बिना धुली हुई सब्जी खा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी इन्विटेशन देकर नहीं आता। आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं कि पैरासाइट, परजीवी, जो जानवर किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर करके अपना जीवन भरण करते हैं, ऐसे मामले जिसमें ये एंटर कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये फूड और जानवरों और स्विमिंग के द्वारा ही सामने आए हैं। दोस्तों, 2003 में एक ऐसा मामला सामने आया था। दोस्तों, एक बार जॉन विकी अपनी वाइफ के साथ अपने घर के बाहर पार्क में बैठे हुए थे। तभी अचानक जॉन को चक्कर आने लगे। ये चक्कर वैसे ही है जो कुछ महीने पहले तब आए थे। तब वो ऑफिस जाने के लिए ड्राइविंग कर रहे थे। तब वो इन्हीं चक्करों के कारण रोड पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 1 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। उसे लगा कि ये थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन आज फिर वैसे ही चक्कर आना किसी अनहोनी की ओर संकेत दे रहा था। कुछ दिनों के बाद उसी साइकिल की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार ये पहले के मुकाबले काफी खतरनाक थे। इतने खतरनाक कि जॉन अपना बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। चक्कर और संतुलन न बना पाने पर एक नए सिम्टम को जन्म दिया, लगातार जी मिचलाना। जॉन और उसकी वाइफ अभी भी यही समझ रहे थे कि ये कोई पेट की समस्या है जो इन सब सिम्टम्स की जड़ है। इसलिए जॉन ने बिना किसी डॉक्टर की सलाह से पेट के लिए पेन किलर लेना शुरू कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते तक लगातार दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके उलट जॉन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनका ब्रेन उनके शरीर का बैलेंस भी नहीं बना पा रहा था। फाइनली उनकी पत्नी उन्हें एक लोकल हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये सब सिम्टम्स इनर ईयर की तरफ हो रहे इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए उस डॉक्टर ने जॉन को कुछ दवाइयां देकर बेड रेस्ट की सलाह दे दी। लेकिन 1 हफ्ते की दवाइयों के बाद जॉन की हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इनफैक्ट सिम्टम्स और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। लगातार चक्कर और जी मंचलाने के कारण जॉन को एहसास हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। इस बार जॉन शहर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया। यहां पर उनके केस को डॉक्टर डैनियल, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर डैनियल जो उनकी हालत देखते ही समझ गए कि सारे सिम्टम्स किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर डैनियल ने जॉन के साथ एक छोटा सा टास्क परफॉर्म किया, जिसमें जॉन को पहले अपनी नाक को टच करना था, फिर डॉक्टर के हाथ को। ऐसा करते वक्त जॉन के हाथ कांपने लगे। वो अपनी नाक को हाथ लगाने के बाद वो डॉक्टर की उंगली को नहीं छू पाए। ये सारे रिजल्ट इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जॉन के सेरिबेलम में कुछ गड़बड़ है। सेरिबेलम हमारे सिर के पिछले हिस्से में लोकेटेड होता है, जो मसल कंट्रोल को नियंत्रित करता है, साथ ही हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। लेकिन जॉन के केस में ये हिस्सा अपनी कार्य क्षमता खोता जा रहा था। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए डॉक्टर ने जॉन का सीटी स्कैन करने का फैसला किया। सीटी स्कैन से जो रिजल्ट सामने आया, उसमें जॉन के सेरिबेलम के हिस्से में एक बड़े अखरोट जितनी अजीब संरचना दिखाई दे रही थी। इसलिए डॉक्टर को लगा ये शायद एक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उस अजीब सी चीज का पता लगाने के लिए बायोप्सी करने का फैसला किया। बायोप्सी एक प्रोसेस होती है जिसमें स्कल को कट करके जिसे ट्यूमर या एक मिस्टीरियस चीज का सैंपल लिया जाता है। फिर इस सेल या ट्यूमर का जांच करके पता लगाया जाता है कि वो चीज क्या है, ताकि आगे का ट्रीटमेंट उस मिस्टीरियस प्रकृति के अनुसार ही किया जा सके।
दोस्तों डॉक्टर डैनियल ने भी उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का सैंपल लेकर जांच के लिए पैथोलॉजी लैब भेज दिया। पैथोलॉजी लैब में सैंपल को एग्जामिन किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिसे डॉक्टर डैनियल ट्यूमर समझ रहे थे असल में वो परजीवियों की एक पूरी कॉलोनी थी। मतलब परजीवियों का एक पूरा झुंड जॉन के शरीर में मौजूद था, जो उनके ब्रेन को लगातार खाए जा रहा था और इसी वजह से सेरिबेलम की कार्य क्षमता भी प्रभावित हुई थी। जब ये बात डॉक्टर डैनियल को बताई गई तो वो समझ गए कि सारा माजरा क्या है। लेकिन डॉक्टर डैनियल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई केस नहीं देखा था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में परजीवी इंसान के शरीर में पहुंच गए हो और वहां जाकर एक झुंड बना लिया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी डॉक्टर डैनियल के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर ये परजीवी कौन सी प्रजाति की हैं। ये उन्हें तभी पता लग सकता था कि तब उन्हें पता चले कि आखिर ये परजीवी जॉन के शरीर में पहुंचे कैसे। लेकिन लैब इस बात का जांच करने के लिए कई दिनों का टाइम ले लेती, जबकि जॉन के पास इतना टाइम बचा ही नहीं था। इसलिए डॉक्टर डैनियल ने जॉन की पत्नी लिसा से बातचीत शुरू करी। डॉक्टर डैनियल का पहला शक खाने पर गया, क्योंकि ये मुख्य जरिया होता है जहाँ से परजीवी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन लिसा से बताए गए डिस्क्रिप्शन और परजीवी का आकार और डॉक्टर ने जांच शुरू की तो रिकॉर्ड में ऐसा कोई परजीवी नहीं मिला जो यूनाइटेड स्टेट में पाया गया हो और खाने के द्वारा ह्यूमन बॉडी में एंटर करे। इसलिए डॉक्टर डैनियल ने लिसा से एक नए सिरे से बात शुरू करी और इस बार लिसा से पिछले 5 सालों में कोई विदेशी यात्रा की हो उसके बारे में पूछा। तब लिसा ने बताया कि करीब 6 साल पहले 1998 में वो अपनी फैमिली के साथ ईस्ट अफ्रीका में गए थे, जहां उन्होंने करीब 1 हफ्ते की छुट्टियां बिताई थी और इस दौरान उन्होंने विक्टोरिया झील में स्विमिंग भी की थी। लिसा से पूछताछ के बाद डॉक्टर ने सारे सैंपल और रिपोर्ट को डेटा सेंटर में भेजा, जहाँ जांच में पता चला ये सिस्टोसिमाइसिस थे। सिस्टोसिमाइसिस परजीवी अक्सर एशिया और अफ्रीका की साफ झील पानी में पाए जाते हैं। अक्सर इनके एग इफेक्टेड लोगों के मल से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और ये जैसे ही एग साफ पानी के कांटेक्ट में आते हैं फूट कर लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइम इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए किसी होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। उसके लिए ये यूज करते हैं स्नेल का। एक बार लार्वा में कन्वर्ट होने के बाद स्नेल के पैरों से एनवायरनमेंट में एंटर हो जाते हैं। स्नेल के अंदर ये अपने आप को विकसित करते रहते हैं। जैसे ही ये सिखेरी फॉर्म तक विकसित हो जाते हैं वो वापस पानी के अंदर आ जाते हैं। इस टाइम इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए इंतजार रहता है कि किसी दूसरी होस्ट बॉडी का। जैसे ही कोई इंसान पानी में एंटर करता है उसकी स्किन से रिलीज किए जा रहे फैटी एसिड से अट्रैक्ट होकर अपने माइक्रोस्कोपिक टील के द्वारा तैरते हुए अपने नए होस्ट की बॉडी के अंदर एंकर कर जाता है। और ये जब स्किन में एंटर हो जाते हैं तो ये हमारे बॉडी के यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस से होते होते इंटेस्टाइन में पहुंचता है और इंटेस्टाइन में पहुंच कर यह ब्लड फ्लो में बह जाता है और ब्लड फ्लो में जहाँ पर भी इसे सूटेबल जगह मिलती है जैसे ब्रेन या किडनी, वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ये अपने बच्चे या कॉलोनी पैदा करते हैं। और ज्यादा एग होने की वजह से जॉन के ब्रेन में सूजन भी हो सकती है। तो डॉक्टरों ने सोचा कि जो ये पैरासाइट है, परजीवी है, इसे किसी सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। और जब जॉन की सर्जरी हो गई तो उसके ब्रेन में से ये सारे परजीवी निकल गए तो जॉन 2 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो गए। वो आराम से चल सकते थे, आराम से देख सकते थे। अब उन्हें चक्कर आने के भी सिम्टम्स नहीं थे। वो बिल्कुल 1 महीने में सही हो गए थे। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस वीडियो से? अगर आप कहीं किसी बाहर झील में जाते हैं तो ध्यान रखिए अपना। वहाँ से आते ही अपने शरीर को दोबारा से नहा लीजिए घर के पानी से, ताकि जो कुछ भी गंदगी हो वो आपके शरीर से हट जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।